नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लास 12th उत्तर प्रदेश भौतिक विज्ञान के जो सारे फॉर्मूले हैं पार्ट 1 के इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहला फॉर्मूला है Q बराबर होता है आपका N × E, जहाँ पर E आपका है मूल आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम बल होता है आपका F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ पर F Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, निगेटिव है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। वहीं पर अगर बात करें परावैद्युतांक की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो K बराबर होता है निर्वात में बल बटे किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो Fk का मान हो जाएगा F निर्वात में लगने वाले बल का 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसको परावैद्युतांक, इसी को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं, विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं और सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। तो K की जो वैल्यू होती है ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि K की वैल्यू जो होती है 1 किसके लिए होती है, निर्वात के लिए होती है। K का मान 1 से इन्फिनिटी के बीच में परावैद्युत पदार्थ के लिए होता है, जैसे तेल, कागज, प्लास्टिक आदि के लिए। वहीं पर अगर K का मान इन्फिनिटी कर दिया जाएगा तो ये केवल धातुओं के लिए होता है। आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q0, जहाँ पर F क्या है, Q0 आवेश पर लगने वाला जो है वो बल है। किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र पर आवेश E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। वैद्युत विभवांतर की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर VA - VB बराबर होता है W/Q0, जहाँ पर W होता है VA से VB तक Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अगर हमारा VB जो है अनंत पर हो तो VA बराबर हो जाएगा W/Q0, यानी कि अनंत से उस बिंदु तक आवेश यानी कि धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो हमें पता है कि वोल्टेज बराबर होता है, डिफरेंस जो होता है वोल्टेज डिफरेंस W/Q होता है, तो कार्य बराबर होता है Q × ΔV। अब जब किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आता है, तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा, यानी कि Q × ΔV के बराबर हो गया। तो ½ mv² बराबर हो जाएगा Q × ΔV, तो V बराबर हो जाएगा √2Q ΔV/m। अब इसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1 वोल्ट से गुजरने पर 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं विभव प्रवणता को। तो विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता होती है हमारी E बराबर होता है -ΔV/ΔX। वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाने पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं विभव प्रवणता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4πε0 Q/r, और V बराबर 1/4πε0 Q/r ये होती है निगेटिव कारण और ये होती है पॉजिटिव के कारण। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर दो आवेश हैं, इसी तरीके से अगर n आवेश हैं तो इनके बीच में n युग्म बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि 1 2 3 4 अगर हैं तो इनके बीच में 1 2 3, फिर इसके बीच में 1 2 और फिर इसके बीच में 1 ये। तो इसके लिए बने हमारे 1 2 3, और इसके लिए बने हैं 3, और इसके लिए बने हैं 2, और इसके लिए बना है 1। अगर जोड़ेंगे सबको तो 3 2 5 और 1 6 है, और यहाँ पर अगर 4 रख दोगे तो 4 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3, और यानी कि 3 दूनी 6। तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके कितने भी आवेशों के युग्म के लिए आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ में क्या होता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है, अर्थात किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमेशा शून्य आएगा। आगे चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो P बराबर होता है Q × 2L, जहाँ पर Q क्या है, किसी एक आवेश पर आवेश और
2L उनके बीच की दूरी है। दिशा हमारी होती है ऋण से धन की ओर, जबकि राशि कैसी है, ये सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, तो ई अक्ष का अनुदिश होता है 1/4πε0 2p/r3, जबकि निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति अगर आपसे कहे तो उसमें आधा रह जाता है 1/4πε0 p/r3। इसमें ये याद रखना है कि ये जो दूरी r है वो इनके बीच की दूरी 2l से बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी ये वाला सूत्र लगता है। तो ये वाला सूत्र हमें याद रखना है, ये जो अक्षीय स्थिति में होता है वो निरक्षीय स्थिति का दुगना होता है। आगे चलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कर लेते हैं। तो अक्ष में हो जाएगा 1/4πε0 p/r²। वहीं पर अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो वहाँ पर विभव हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है P × E, यानी कि P और E का क्या कर लेना है, सदिश गुणन ले लेना है। वहीं पर अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछें तो -P.E हो जाएगा। तो टाउ अगर निकालना है तो इसका P × E निकालेंगे, और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। आगे चलते हुए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, यानी कि वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो किसी भी जो आवेश Q होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक रखेंगे उसी को C रखते हैं, तो Q बराबर हो जाता है हमारा C × V। फिर होता है किसी विलगित गोली चालक की धारिता, जैसे पृथ्वी है तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर हो जाएगा 4πε0 r है उसकी रेडियस। अगर इसमें के परावैद्युतांक का मटेरियल भरा है तो C के बराबर हो जाएगा 4πε0 k × r। परावैद्युतांक की परिभाषा फिर जैसे चैप्टर 1 में निकाली थी F/F k, यहाँ से निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाता है CK/C0, क्योंकि परावैद्युत मटेरियल भरने पर धारिता उतनी ही गुनी बढ़ जाती है। तो इन दोनों धारिताओं का अगर हम अनुपात ज्ञात कर लें तो हमको K की वैल्यू मिल जाएगी। तो परावैद्युत भरने पर धारिता बटे परावैद्युत न भरने पर जो धारिता होती है उन्हीं का अनुपात हमारा परावैद्युतांक कहलाता है। आगे चलते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। सो U बराबर होता है 1/2 QV या हाफ CV² या Q²/2C। अलग अलग स्थितियों में इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। तो दो गोले हैं, दोनों स्थिर हैं। इस पे पहले आवेश Q1 था, जबकि इसमें Q2 है। इसमें आवेश V1 था, इसका आवेश V2 था। अब इनको दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया है, तब उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, दोनों का आवेश बटे दोनों का विभव, दोनों की धारिता। तो Q1 + Q2 C1 + C2। उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा हमारा Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 V1, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। Q बराबर कितना होता है, C × V, तो उसी से हमने यहाँ पर रख दिया है C1 V1 + C2 V2 बटे C1 + C2। चालकों पर आवेश, तो QA' बराबर हो जाएगा C1 × V, यानी कि उभयनिष्ठ विभव, और QB' क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C2 × V। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो इन दोनों की धारिताओं का अनुपात निकल आएगा, यानी कि जोड़ने के बाद दोनों पर आवेशों का जो अनुपात होगा वो उन दोनों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। स्थानांतरित आवेश ΔQ ज्ञात करना है, तो C1 C2 C1 + C2 × V1 - V2। तो ये क्या होती है, ये तो हमारी होती है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता। तो देखो ये श्रेणी क्रम ही है, तो श्रेणी क्रम में धारिता यही होती है हमारी, और विभव का अंतर। पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, तो पुनर्वितरण में देखो अभी हमने ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था हाफ CV²। तो यहाँ से अगर देखें आप तो हाफ CV² ये है, तो उसी पैटर्न में ये भी हमारा बनाता है, तो हाफ 1/2, और ये है हमारी कुल वैद्युत धारिता श्रेणी क्रम में, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर 1/2 ΔV ΔQ और V1 - V2 लिख सकते हैं, इस वाले सूत्र से जो हमने यहाँ पर बनाया था 1/2 Q × ΔV। दोनों ही हमारे सेम ही फॉर्मूले हैं। आगे चलते, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, C बराबर K/ε0 A/D। क्या है K, क्या है परावैद्युतांक है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, A जो है प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। आंशिक भरा संधारित्र है, यानी कि उसमें कुछ दूरी तक ही संधारित्र में कोई मटेरियल भरा है, तो उसकी धारिता होती है ε0 A D - T + T/K। अगर एक से ज़्यादा परावैद्युत भरे हैं और पूरा ही संधारित्र भरा है, यानी कि उसमें कोई भी
खाली जगह नहीं है, तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस डॉट डॉट Tn बटे Kn, जबकि T1 क्या है, जिस चौड़ाई में K1 परावैद्युतांक का मटेरियल भरा है, T2 वो चौड़ाई है जिसमें K2 परावैद्युतांक का मटेरियल भरा है, ऐसे ही Kn वो चौड़ाई है जिसमें Kn परावैद्युतांक का मटेरियल भरा हुआ है। आगे चलते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो U बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट KE स्क्वायर A इंटू डी। A इंटू डी क्या होता है, हमारा संधारित्र का आयतन हो जाता है। तो U बाई ए डी बराबर U, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट KE स्क्वायर। संधारित्रों का संयोजन, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, तुल्य धारिता 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट 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 1/cn। अब इसमें कुछ गुण होते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है, सभी पर विभव असमान होता है। अगर सभी जो संधारित्र हैं वो असमान धारिता के हैं तो तुल्य धारिता सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से कम होती है। इसके बाद अब चलते हैं समांतर क्रम में। तो तुल्य धारिता हमारी सी बराबर होती है C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn। समान विभव होता है, सभी पर विभव जो होगा समान होगा, असमान आवेश होते हैं और तुल्य धारिता सबसे बड़े संधारित्र की धारिता से ज़्यादा होती है। वहीं पर बात करें, सबसे ज़्यादा धारिता सबसे ज़्यादा आवेश रखेगा, यानी कि सभी जितने भी संधारित्र हमने यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़े हैं उनमें जो सबसे बड़ा धारिता होगी उसी में सबसे ज़्यादा आवेश आएगा। और जबकि इसमें देखते थे श्रेणी क्रम में क्या था, जो तुल्य धारिता, और इसमें तो अलग था, इसमें तो सभी पर क्या था, समान आवेश था। अब थोड़ा सा चल लेते हैं, जब एक संधारित्र है उसके बीच में मैंने कोई परावैद्युत भर दिया है, ठीक, और बैटरी से एक बार जुड़ा है, एक बार बैटरी से नहीं जुड़ा। तो क्या था, पहले एक संधारित्र था, एक बार बैटरी से जुड़ा है, एक बार बैटरी से नहीं जुड़ा है। उसके बाद इसमें हमको इंसर्ट करनी है कोई परावैद्युत पट्टी, तब क्या क्या हो जाएगा तो देखते हैं। धारिता शुरुआत में C नॉट मतलब होता है निर्वात में, तो एप्सिलॉन नॉट A/D रहेगा और इसमें भी उतना ही रहेगा। अब जब इसमें हम परावैद्युत पट्टी रख देते हैं दोनों में, तो C के बराबर हो जाता है K टाइम्स इसकी धारिता बढ़ जाएगी और इसकी भी धारिता K टाइम्स बढ़ जाएगी, तो यानी कि धारिता में वृद्धि भी बराबर हुई। विभवांतर की बात कर लेते हैं, तो विभवांतर यहाँ पर क्या है, Q/C नॉट पट्टी रखने से पहले, और यहाँ भी Q/C नॉट पट्टी रखने से पहले है। अब पट्टी रखने पर जो आवेश होगा वो K टाइम्स हो जाएगा और धारिता भी हमारी K टाइम्स हो गई थी, तो K से K कट जाएगा तो Q/C नॉट आ जाएगा। और V डैश की बात करेंगे तो Q तो देखो सेम ही रहेगा, क्योंकि अब हमने बैटरी यहाँ पर हटा दी है, बैटरी हटा दी है, तो जितना आवेश शुरुआत में भर गया उतना ही आवेश इसके बीच में रहने वाला है। जब पट्टी रखेंगे तो आवेश तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो धारिता थी वो K टाइम्स हो गई। जब K टाइम्स हो गई है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर ये C है, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं, ये है C। अब Q/C नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा, तो V नॉट/K, यानी कि जो विभव होगा प्लेटों के बीच में वो घट जाएगा, 1/K गुना रह जाएगा। ऊर्जा की बात कर लेते हैं, तो U नॉट बराबर होता है हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, और U के बराबर हो जाएगा 1/2 K C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर, तो K इंटू U नॉट, K गुनी हो जाएगी, तो धारिता कितनी हो जाएगी, K गुनी हो गई। जबकि यहाँ पर धारिता कितनी हो जाएगी, U नॉट/K गुनी रह जाती है। आगे चलते हुए गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कर लेते हैं, तो C बराबर होता है 4πε0 K AB/B-A। ये हो गई, इस तरीके से हमारे धारिता के सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। अब देखिए, इसी के आगे चलते हुए हम थोड़ा सा गॉस की प्रमेय के सवाल लगा लेते हैं, कि फॉर्मूले देख लेते हैं। तो गॉस की प्रमेय में क्या रहेगा, जो घन कोण होता है वो d ओमेगा बराबर होता है dA/r², और वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है d∅e बराबर E इंटू dA बराबर E/dA cos थीटा। इंटीग्रल फॉर्म में लग सकते हैं, E डॉट dA का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के समांतर होगी तो क्या होगा, तल के लंबवत जो होता है हमारा एरिया वेक्टर होता है, तो इनके बीच में जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा
90 डिग्री। तो जब भी आपसे ये कहा जाए कि वैद्युत बल लिखा है तल के समांतर हैं, तो आपको दोनों के बीच में कोण 90 लेना है। और जब 90 लेंगे तो हमको फ्लक्स कितना मिलेगा, cos 90 जो हो जाएगा हमारा वो 0 हो जाएगा। तब हमको जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस स्थिति में जो हमारा फाई मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 0। लेकिन यदि ई वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के एरिया वेक्टर के समांतर हैं, तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत हैं। तल के अगर लंबवत कह दिया है तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि वो ई और एरिया वेक्टर को लंबवत मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं कहा गया है। तल के लंबवत माना गया, तल ये है। अब तल के लंबवत एरिया वेक्टर होता है, तल के लंबवत वैद्युत क्षेत्र है, तो दोनों समांतर हो गए, थीटा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। आगे चलते हुए हम गॉस की प्रमेय देखते हैं। तो गॉस ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ में घिरे हुए किसी आवेश Q से निकलने वाला या इस तक पहुँचने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, कुल मिलाकर के इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आगे चलते हैं, गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो इसको हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। P1 सबसे बाहर, P2 पृष्ठ पर और P3 गोले के अंदर। खोखला गोला है तो P1 यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ऐसा मानेंगे जैसे एक बिंदु आवेश ही है, तो 1/4πε0 Q/r²। P2 पर पृष्ठ पर देखेंगे तो यहाँ पर R की जगह कैपिटल R रख देंगे, तब भी ऐसा ही माना गया है जैसे संपूर्ण जो आवेश है वो केंद्र पर केंद्रित हो। इसके बाद P3 की बात करेंगे तो अंदर पहुंच गए, अंदर कोई आवेश ही नहीं है, सारा आवेश पृष्ठ पर है, तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगी 0। और अगर हम इसका क्षेत्रफल में इसमें ग्राफ देखें तो 0 यहाँ पर है और यहाँ पर त्रिज्या R है, तो 0 से R तक वैद्युत क्षेत्र रहेगा 0, और R से जैसे ही इधर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र जो है घटने लग जाएगा ऐसे 1/r के रूप में। आगे चलते हुए हम इसमें देख लेते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की धारिता। जैसे कि ये शीट ऑफ पेपर है, और इसमें मैं अगर रगड़ के आवेश प्रवाहित कर देता हूँ तो इससे ऊपर की ओर इस बिंदु पर कितना वैद्युत आवेश हो, वैद्युत क्षेत्र होगा, उसका मात्रक होगा σ/2ε0। जबकि सिग्मा क्या है हमारा, पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा बराबर होता है Q/A। एकांक पृष्ठ आवेश पर आवेश की मात्रा को हम कहते हैं सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व। आगे चल के हम देखते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर हो जाएगा λ/2πε0r। यहाँ पर याद रखना है 2 रहता है, यहाँ पर ये एक तार है, उस पर ढेर सारा आवेश इस तरीके से वितरित है। दो विपरीत आवेशों के बीच वैद्युत बल का संतुलन अगर हम देखेंगे तो mg को QE के बराबर कर देंगे, यानी कि जो गुरुत्वीय बल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी mg/E। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो mgd यहाँ पर अगर देखें तो Q बराबर हो जाएगा mg/E, और E की जगह हो जाएगा v/d, और d चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा mgd/v। वैद्युत चालन, अध्याय 4 वैद्युत चालन। तो I बराबर होता है Q/T, धारा I बराबर होता है Q/T। और आगे चलते हैं, ये जैसे कोई चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उस पर कोई आवेश इस तरीके से गतिमान हो रहा है, ब्राउनिन गति इस तरीके से कर रहा है, और वैद्युत क्षेत्र अगर इसमें आरोपित कर देंगे तो ये जो है हमारा आगे की ओर ड्रिफ्ट होने लग जाएगा इस तरीके से। तो माध्य मुक्त पद लैम्डा बराबर क्या होता है, 2 टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी। श्रांति काल क्या होता है, 2 टक्करों के बीच लगा औसत समय। तो टाउ बराबर हो जाएगा λ/VRMS। यहाँ पर VRMS क्या है, इन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, I बराबर हो जाएगा NEAVD, जहाँ पर N क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A जो तार है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और VD उनका अनुगमन वेग है। ओम का नियम ओम ने बताया कि V/R यानी कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। तो V/I बराबर हो जाएगा R, तो V बराबर हो जाएगा IR। तो V/R अगर इसको डेरिवेशन जब करेंगे तो ये हमारा आता है V/I बराबर R बराबर ml/ne²τ/A। तो यहाँ पर टाउ क्या है, हमारा श्रांति काल है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, और जबकि टाउ जो होता है प्रोपोर्शनल होता है T के। तो इससे क्या होगा,
कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो टाउ है वो, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर पावर -1/2 होता है, यहाँ पर ऐसे चलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1। अगर हम चाहें तो इसको 1/t भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो टाउ होता है वो घट जाता है। जितना ज़्यादा वेग होगा उतनी ही जल्दी टक्कर होंगे, तो टक्करों में लगने वाला समय घट जाएगा। जब टक्करों में लगने वाला समय घट जाएगा ताप बढ़ाने पर, तो ये टी तो टाउ घट गया, और जैसे ही टाउ घटा तो आर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए अधिकांश जो धातुएं होती हैं उनमें जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता रो बराबर होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो बराबर हो जाएगा m/ne² टाउ, यानी कि ये इसके ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रतिरोधकता रो होती है उसकी ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता, जैसे रेजिस्टेंस R, L और A पर निर्भर करता है, रो इस पर निर्भर नहीं करता। यानी कि ये कैसा रहता है, किसी दिए गए तार के लिए एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी, जो कि केवल श्रांतिकाल यानी कि ताप बढ़ाने पर भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। ताप बढ़ाने पर ये क्या होता है, ताप बढ़ाने पर ये बढ़ जाएगा। रो बराबर अगर इन दोनों में संबंध निकालेंगे तो रो बराबर हो जाएगा RA/L, यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारा हो गया 1/ρ। अब आगे चलते हैं, विशिष्ट चालकता की बात कर लेते हैं। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा 1/ρ, ne² टाउ/m। और अगर हम धारा घनत्व J, वैद्युत क्षेत्र E और विशिष्ट चालकता में संबंध की बात करें तो J बराबर हो जाएगा सिग्मा × E। ये भी हमारा ओम का नियम ही है, ये वेक्टर रूप में, इसका क्या है, वेक्टर रूप में ओम का नियम है। आगे चलते हुए अगर हम देखें तो इसमें ऊर्जा और शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय हमारा होता है P बराबर W/T, यानी कि VI बराबर I²R और या V²/R, जबकि ये क्या हमारा पावर है। ऊर्जा क्षय H बराबर VIT बराबर I²RT बराबर V²/R × T, इतने जूल। पावर रेटिंग की बात करें तो 40 वाट और 220 वोल्ट पर है, तो इस यंत्र को 220 वोल्ट में लगाने पर 40 जूल प्रति सेकंड शक्ति प्राप्त होगी। किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल, और 1 यूनिट कितना होता है, 3.6 मेगा जूल हम लिख सकते हैं। यानी कि 1 यूनिट बिजली जब आप खर्च करते हैं तो उसमें आप 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा खर्च करते हैं। यूनिटों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो वाट है और घंटा उसका गुणा कर दो बटे 1000 से भाग कर दो, तो आपको यूनिटों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपके घर में एक 20 वाट की LED लगी है, तो यहाँ पर 20 रखिए, और जितने घंटा आपने उसको जलाया, मान लेते हैं 10 घंटा आपने जलाया है, तो 20 × 10 बटे 1000 करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 200 बटे 1000, यानी कि 0.2। आपने 0.2 यूनिट ऊर्जा खर्च कर ली है। प्रतिरोधों की संयोग की बात करें तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, R बराबर R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम में 1/R बराबर हो जाता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें जो सब रेजिस्टेंस होएगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा आएगा, और इसमें जो प्रतिरोध होगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा। चलिए अब अगला चैप्टर देख लेते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। तो V + IR बराबर E। V क्या है हमारा, ये परिपथ दिया गया, यहाँ पर ये बैटरी लगी, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ पर कोई बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा है। तो R की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, ये टर्मिनल विभवांतर है, और E क्या है, इसका विद्युत वाहक बल है। तो V + IR, इसमें I धारा जब प्रवाहित हो रही है तो इसके सिरों पर विभवांतर V है, इसके सिरों पर विभवांतर IR है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वैद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा V + IR बराबर E। V हमारा टर्मिनल विभव, R आंतरिक प्रतिरोध है, E जो हमारा EMF है, तो V बराबर हो जाएगा IR होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो I बराबर हो जाएगा E/R + R। वहीं पर अगर हम बात करें आंतरिक प्रतिरोध के लिए, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम ऐसे देखो, इसमें याद करने का ट्रिक ये रहेगा इसमें कि E/V, E और V का अनुपात ज्ञात करो। E बड़ा है और V छोटा है, तो ये E/V हो गया। और फिर यहाँ पर क्या रहेगा, R छोटा है और ये कैपिटल R बड़ा है, तो R/R बराबर हो जाएगा 1। तो सीधी याद रखिए, ये बटे ये
माइनस ये बटे ये बराबर 1। यहाँ से हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। सेलों के संयोग की बात करते हैं तो सेलों का संयोग अगर इस तरीके से दिया गया श्रेणी क्रम में E1, E2, E3, तो इन सबको जोड़ लेना है टोटल, और रिक्वायर्ड आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस कैपिटल R, तो जो धारा बनेगी वो E अपॉन R रिक्वायर्ड R इक्विवेलेंट हो जाएगी। अगर हमारे ये सभी सेल कैसे हो जाएं, सभी बराबर प्रतिरोध के हों, आंतरिक प्रतिरोध भी सबका बराबर हो, तब हम I बराबर कितना ले सकते हैं, I बराबर ले सकते हैं N टाइम्स E, क्योंकि तब हमारे को क्या मिल गया है, जो टोटल विद्युत वाहक बल बनेगा वो N गुना हो जाएगा, और जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा वो N टाइम्स स्मॉल r प्लस कैपिटल R यहाँ पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमको देखना है, अगर सभी प्रतिरोधों का योग कैपिटल R से बहुत छोटा हो तो I बराबर कितना बचेगा, N E बाई R, यानी कि N टाइम्स E बाई R, यानी कि एक सेल से प्राप्त होने वाला विद्युत वाहक बल का N गुना। तो और अगर एन आर जो है मच ग्रेटर देन आर हो जाए, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर, तो ई बाई आर। तो इस कंडीशन में श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, अर्थात अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा हो तो उनको हमें हमेशा जो है समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। इस क्रम में जोड़ने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, वह एक सेल के बराबर ही काम कर पाएगा। आगे देखते हैं समांतर क्रम में, इस तरह के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया E1 R1 E2 R2 E3 R3, तो यहाँ पर हमको धारा मिलेगी E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 डॉट 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 बटे 1 अपॉन R 1 प्लस R, यानी बाह्य प्रतिरोध 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। अब फिर से इन सभी को अगर हम बराबर कर लेंगे, बराबर बराबर है, तो n टाइम्स E बाई स्मॉल r हो जाएगा, क्योंकि n बार इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस इसको भी n बार जोड़ेंगे, तो n E बाई r बटे 1 प्लस n कैपिटल R बाई r। सॉल्व करेंगे तो n E अपॉन r प्लस n r बन जाएगा। फिर से देखेंगे, अगर आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध से बहुत छोटा है तो फिर हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, और n से n यहाँ पर देखो फिर से बन जाएगा, ये कट जाएगा, E बाई r आ जाएगा, यानी कि ये एक ही बैटरी के तुल्य हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है तो इनको समांतर क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो इनको किस में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पे n टाइम्स देखो यहाँ पर मिला है। और अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा हो तब हमको देखो I बराबर हो जाएगा n E बाई R, n टाइम्स मिल जाएगा E बाई R, यानी कि एक सेल से जितनी धारा मिलेगी उसका n गुना हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमको इसको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो याद रखेंगे, वैद्युत सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना कब फायदेमंद रहेगा, जब उनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, और अगर उनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा हो तो उनको समांतर क्रम में जोड़ना ही किफ़ायती रहेगा, फायदेमंद रहेगा। चलिए बच्चों, मिश्रित क्रम को देख लेते हैं। मिश्रित क्रम में हमको जो धारा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहाँ पर E नेट मिलेगा n टाइम्स E, कुल प्रतिरोध हो जाएगा R1 बराबर n R बाई M, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो एक श्रेणी का है NR और M पंक्तियां हैं तो उससे भाग कर देंगे, कुल प्रतिरोध हो जाएगा NR बाई M प्लस कैपिटल R। इसको जब यहाँ पर हम रखेंगे तो हमको मिलेगा MnE अपॉन NR प्लस M इंटू R। अधिकतम धारा की दशा में Nm प्लस Mr न्यूनतम होना चाहिए, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, सूत्र हमने तोड़ लिया है। तो न्यूनतम रखने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, 0 बराबर होना चाहिए, तो R बराबर NR बाई M, यानी कि बाह्य प्रतिरोध NR बाई M के बराबर होना चाहिए। चलिए किरचॉफ के दो नियम भी देख लेते हैं इसी चक्कर में। तो किरचॉफ का पहला नियम जो होता है हमारा धारा का नियम होता है, संधि का नियम होता है। तो किसी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग जो होता है हमारा शून्य होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, किसी बंद लूप में कुल EMF जो होता है सभी प्रतिरोधों के में जो वितरित विभव है उसके योग के बराबर होता है। तो सिग्मा IR बराबर हो जाता है सिग्मा E, और ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब हम पढ़ते हैं इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो इससे संबंधित सूत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम कैसा कहता है, किसी धारावाही चालक के किसी अवयव के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अवयव dB
जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। आई क्या है, चालक में धारा है, डी एल धारा अवयव की लंबाई है, साइन थीटा क्या है, इस धारा अवयव और इस बिंदु पी के बीच बने कोण का साइन है, और आर इस धारा अवयव से बिंदु पी तक की दूरी है, इसका स्क्वायर कर देना है। वेक्टर रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डी वी वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यूब। मात्रक इसका होता है हमारा टेस्ला होता है। वहीं पर अगर हम बात करें 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सी के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब हम दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 पढ़ते हैं। तो इस धारावाही चालक के कारण जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसकी दिशा क्या होगी, कागज़ के तल के अंदर की ओर या कागज़ के तल के बाहर की ओर। तो इसके लिए हम दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। तो इसमें ये धारावाही चालक है, इसमें धारा इस दिशा में बह रही है, तो उस दिशा में हमको अपना अंगूठा करना है, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है उस तरफ हमको अपनी सारी उंगलियों को फैला देना है। तो धक्का जिस दिशा में लगेगा, जैसे अगर चुंबकीय धारा इस दिशा में बह रही, मैंने ऐसे रख लिया है, तो धक्का ऊपर की ओर लगेगा। धक्का कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। और अगर धारा इस दिशा में बह रही होती तो फिर हमको नीचे की ओर धक्का लगाना पड़ता, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा नीचे की ओर हो जाता है। अब याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर आ रही है तो एक सर्किल बना के ऐसे बिंदी रख देंगे, और अगर नीचे जा रही है तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा देंगे। तो आगे चलते हैं। अब इसी क्षेत्र को ज्ञात करने का दूसरा नियम भी होता है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो मान लेते हैं ये तार है, इसमें धारा बह रही है, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, तो एक पेंच लेना है और इस तरीके से पकड़ना है, धारा की दिशा में अंगूठा करना है और उंगलियां इस तरीके से उसको पकड़नी है। अब हमको ऐसे मोड़ना है, दक्षिणावर्ती दिशा में इसको ऐसे मोड़ना है। जब हम मोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ से उंगलियां ऊपर की ओर आ रही हैं, यहाँ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकल रहा होगा और यहाँ पर जा करके समाप्त हो रहा होगा। तो इस साइड चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है और यहाँ पर कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। चलिए अगला देख लेते हैं हम, परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सूत्र होता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 फाई 2 क्या है, इस बिंदु P से और इस क्षैतिज दिशा से बनाए गए ऊपर की ओर कोण और नीचे की ओर कोण है। बस यहाँ पर एक फैक्टर याद रखना है, यहाँ पर होता है हमारा 4 पाई। अब अनंत लंबाई का अगर हो तो फाई 1 फाई 2 कितने हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये फाई 1 और ये फाई 2 90 डिग्री को हो जाएंगे तो ये पूरी ये दोनों रेखाएं हमारी ऐसे फैल जाएंगी, इधर फैल जाएंगे, यानी कि ये तार हो जाएगा अनंत लंबाई का हो जाएगा। अनंत लंबाई के केस में क्या हो जाएगा, फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90, तो यहाँ पर 90 90 रखेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। जब बिंदु P तार के एक सिरे के समीप, यानी कि जैसे ये तार है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक। तो फाई 1 बराबर हो जाएगा 0। देखो यहाँ पर फाई 1, अगर फाई 1 कितना हो जाएगा, अगर इसी बिंदु पर ज्ञात करना होता है यहाँ पर, तो फाई 1 तो 0 हो जाएगा और फाई 2 कितना हो जाएगा, नीचे की ओर 90 हो जाएगा। तो फाई 1 0 फाई 2 90, दोनों के मान यहाँ पर रख देंगे। तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन 90, इसका मान तो 0, इसका मान 1, तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई 4 पाई आर। तो इसका आधा बचा है, क्योंकि तार भी हमारा कितना बचा है, आधा बचा है। चलिए आगे देख लेते हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारी देखो धारावाही कुंडली जैसे चूड़ी है और उसका ये केंद्र है, और इसे x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जबकि a इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या है। तो बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, जबकि कैपिटल एन क्या है, फेरों की संख्या है। अब हमको दिशा ज्ञात करनी है तो हम इसमें अंगूठे का इस धारा का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से हमको उंगलियां जिस दिशा में धारा बह रही उस दिशा की ओर मोड़नी है, और अंगूठा जो होगा फिर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा। देखो इसमें हमने ऐसे से धारा बह रही तो हमने उंगलियों को भी इसी ओर ऐसे मोड़ा है, तो जो अंगूठा है हमारा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, यदि x जो है बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो कुंडली की त्रिज्या से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर हम फिर x के सापेक्ष में a को छोड़ सकते हैं। तो सूत्र हमारा बन जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बटे 2x क्यूब। और केंद्र पर अगर बात करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पर केंद्र x की वैल्यू 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 a बन जाएगा। अब चलिए
इसी के चलते हुए आगे पढ़ लेते हैं। अगर हमारा जो कुंडली है वो केवल थीटा कोण अंतरित कर रही है, धारावाही चालक है, वृत्ताकार तो है लेकिन उसका एक चाप है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, विभराव म्यू नॉट आई बटे 2a थीटा अपॉन 2 पाई। अब इसके आगे हम देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि बी डॉट डी एल यानी कि किसी बंद लूप के अनुदिश, कोई बंद लूप कुछ भी हो सकता है ऐसे, तो इस बंद लूप के अनुदिश ये डी एल हमने यहाँ पर लिया है, बी डॉट डी एल बराबर होता है, यानी इसको हम कहते हैं रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन जो हो जाएगा म्यू नॉट आई ये बराबर होता है, इसमें बहने वाली जितनी भी घेरी गई धाराएं जो होंगी उसका म्यू नॉट गुना होता है। लंबी परिनालिका के भीतर बी जो होता है म्यू नॉट एन आई बाई एन आई होता है, जबकि एन क्या आता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। परिमित परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बी और म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2, जबकि फाई 1 और फाई 2 इस तरीके से लिया गया, यहाँ पर ये फाई 1 है और ये वाला हमारा कितना है फाई 2, तो एक सिरा यहाँ पर है एक सिरा यहाँ पर है, तो कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। आगे देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, यानी कि इसी को हम कहते हैं लॉरेंज बल। एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, यानी कि इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर याद रखना है इसकी दिशा कैसे याद करेंगे, ये इस बल की दिशा, तो फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल से याद रखना है। अब हमें ये कैसे रखना है कि लेफ्ट हैंड ही लगाना है, तो इसकी ट्रिक ये है कि लॉरेंज हमको याद रखना है, लॉरेंज, तो लॉरेंज में क्या आ रहा है, लॉरेंज में एल आ रहा है और लेफ्ट हैंड में भी क्या आता है, एल आता है, तो इसका मतलब ये है कि लॉरेंज बल की दिशा हम लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। और लेफ्ट हैंड रूल किसका होता है, ये सारे होते हैं हमारे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करना होता है, हमको अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से फैलाना है, लेफ्ट हैंड की कि जो उंगली रहे, उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे और उंगली के बगल वाली जो उंगली है, ये वाली उंगली अंगूठे के बगल, अंगूठे के बगल और उसके बगल वाली, ये इसको कहते हैं तर्जनी, इसको कहते हैं मध्यमा और इसको कहते हैं अंगूठा। तो मध्यमा जो है यानी कि बीच की जो उंगली है वो वेग की दिशा में हो, बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो जो एफ होगा वो हमारा अंगूठे की दिशा में हो जाएगा। आगे देखते हैं जब कण बी के समांतर प्रवेश करे तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करने पर आवेशित कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है, अर्थात जितने वेग से ये आया था उतने ही वेग से ये उस क्षेत्र से गुजर जाएगा। v हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन जब लंबवत प्रवेश करता है तो हमारा थीटा बराबर 90, तो साइन 90 का मान हो जाता है 1 क्यू वी बी, तो मैक्सिमम बल लगता है और ये जो होता है लंबवत दिशा में कार्य करता है। v अभी भी नियत है, बस वृत्तीय पथ पे गति करता है। यहाँ पर किस में कर रहा था, रेखीय गति होती है, रेखीय गति है ये, और ये वृत्तीय गति है। आगे देखते हैं वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या में क्या हो जाएगा, हमको देखना है जो लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल क्यू वी बी हमको एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर देना है। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, आर बराबर हो जाएगा एम वी बटे क्यू बी। हमें पता है एम वी का मान होता है पी और पी बराबर होता है √2m के, तो हम आर बराबर लिख सकते हैं √2m के बाई क्यू बी। अब हमें पता है के जो होता है, अभी हमने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, के को हम Q इंटू वी भी कर सकते हैं। जब V विभवांतर से कोई आवेश त्वरित होता है तो उस पर किया गया कार्य होता है Q इंटू वी, और वही किया गया कार्य उसके में गतिज ऊर्जा के रूप में दिखाई पड़ता है। तो K बराबर हो जाएगा Q इंटू वी, R बराबर हो जाएगा √2m क्यू वी अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। तो Q से यहाँ पर एक Q काट दिया हमने, तो 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर हो जाएगा। कण का आवर्तकाल की बात करें तो T बराबर हो जाएगा 2 पाई आर परिधि बटे वेग, तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा mv बटे क्यू बी इंटू वी, वी से वी कट जाएगा तो 2 पाई एम बटे क्यू बी, अर्थात जो कण का आवर्तकाल होता है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। दो कण मान लेते हैं, दो कण है समान आवेश समान द्रव्यमान के हैं, समान वेग से दो अलग अलग वेग से प्रवेश करते हैं, एक v वेग से और एक 2v वेग से, तो दोनों का आवर्तकाल कितना होगा, सेम होगा, बस जिसका वेग ज़्यादा है उसकी त्रिज्या हमारी ज़्यादा हो जाएगी। आवृत्ति की बात करें तो आवर्तकाल का उल्टा हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये भी किस पर निर्भर नहीं करेगा, वेग पर निर्भर नहीं करेगा। जब कण थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो पथ जो होता है वो हेलिकल होता है, हेलिक्स होता है, कुंडलिनीकृत होता है। तो यहाँ पर जब कुंडलिनी के रूप में चलेगा, हेलिक्स के रूप में चलेगा, तो हमको इसका केवल लंबवत घटक जो है वो तो त्रिज्या बनाएगा और वी कॉस थीटा जो होगा इसमें रेखीय गति को दिखाएगा। तो इस तरीके से हमारी कुंडली बन जाएगी जो आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी।
तो एक तरीके से सर्कल पे गति कर रहा है और स्प्रिंग की तरह ऊपर की ओर ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर होता है एम वी बटे क्यू बी, लेकिन वी यहाँ पर परपेंडिकुलर लेना है तो वी साइन थीटा हो जाता है, आर तो बराबर हो जाएगा एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी। आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई एम बटे क्यू बी, आवृत्ति बराबर हो जाएगा 2 क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पिच क्या होता है, पिच बी की दिशा में विस्थापन एक आवर्तकाल में, यानी कि जब हमारा पिंड गति कर रहा है तो एक पूरा चक्कर लगाने में एक आवर्तकाल में जितना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है वही हमारी क्या कहलाती है, पिच। पी बराबर हो जाएगा वी कॉस थीटा इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर वृत्त की परिधि और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, अब आवेशित कण की चुंबकीय व वैद्युत क्षेत्र में गति, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल में ई का फैक्टर और आ जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो अब अगर बिना विक्षेप की गति कर रहा है तो उसमें कोई बल नहीं लगेगा, जब बल नहीं लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों संतुलित होंगे, यानी कि दोनों बराबर परंतु विपरीत दिशा में लग रहे होंगे, तो संतुलन की अवस्था में दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो v बराबर हो जाएगा हमारा E बाई वी, यानी कि ये दोनों अगर लंबवत हैं तो। अब चलिए आगे पढ़ते हुए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कितना होता है, यानी कि किसी चुंबकीय एक चालक तार है जिसमें धारा बह रही है और उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है, तो उस पर कितना बल लगेगा, F बराबर लगता है उसमें आई एल क्रॉस बी या बी आई एल साइन थीटा, इसको मैं बिल साइन थीटा भी कहता हूँ। बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, दाएं हाथ की हथेली की नियम नंबर 2 से। देखो यहाँ पर बल ज्ञात करना, तो नियम नंबर 2, और नियम नंबर 1 क्या बताता था, दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चलिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अंगूठा रखेंगे हम धारा की दिशा में, उंगलियां रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो धक्का जिस दिशा में लगेगा वहीं पर हमारा क्या लगेगा, इसमें बल लगेगा। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो बल कहाँ लगेगा, जिस दिशा में धक्का लगेगा। आगे देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा जो तर्जनी है, अंगूठा है, वो बल की दिशा में तब होगा जब अंगूठे की बगल वाली जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और बीच वाली उंगली जो है धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा हमारा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब इसको अगर हम देखें तो बाएं हाथ से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बा से बल याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। यहाँ से बाएं हाथ का नियम क्या बताता है, बल को। वैसे तो ये लेफ्ट हैंड रूल ही है जो कि हमारा लॉरेंज में भी लगा था, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में जो बल कितना लगता है, F बाई एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई आर होता है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, देखो बल है तो यहाँ पर स्क्वायर के लिए कंफ्यूज मत होना, ये वैद्युत बल है। तो इस तरीके से हमने चुंबकीय क्षेत्र के सारे फॉर्मूले जो है तैयार कर लिए हैं। चलिए अब चैप्टर नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। तो देखिए इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर एम क्रॉस बी, जबकि एम हमारा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, और बी हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। धारा मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो धारा सुग्राहिता होती है एस आई बराबर बी ए एन बाई सी बराबर 5 बाई आई। 5 क्या है हमारा, विक्षेप है, सी क्या है, मरोड़ी दृढ़ता है, ए है कुंडली का क्षेत्रफल, एन है फेरों की संख्या और बी चुंबकीय क्षेत्र है। वहीं पर वोल्टेज सुग्राहिता की बात करें तो एस वी बराबर हो जाएगा 5 बाई वी बी ए एन बटे सी आर। तो इसको याद करेंगे हम बैन क्रैकर्स, बैन बी ए एन और क्रैकर्स मीन होता है पटाखे, तो बैन क्रैकर से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो जब धारा मापी हमारा ये दिया गया है, इसको अगर हमको अमीटर में बदलना है तो इसके समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देंगे। शंट क्या होता है, कम प्रतिरोध का एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर धारा आई जी जा रही है तो बाकी धारा हम यहाँ से गुजार देंगे, तो आई जी इंटू जी बराबर हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस का माना जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी बटे आई माइनस जी, यही हमारा क्या हो जाएगा, शंट प्रतिरोध हो जाएगा। और आई जी का मान निकालना हो तो इसी को सॉल्व करके निकाल लेंगे, एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई।
धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, जब धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करते हैं तो उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। आर क्या हमारा उच्च प्रतिरोध है, तो V बराबर हो जाएगा हमारा, इसके स्थानों पर जो विभवांतर आएगा IG G प्लस R। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अब देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है NIAB sin थीटा, MB sin थीटा, तो टाउ को हम कर सकते हैं M क्रॉस B। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाले सूत्र में यहाँ पर पढ़ा था, टाउ बराबर M क्रॉस B। वो धारावाही लूप था और ये क्या है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी कि कोई मैग्नेट रखा हुआ है उस पर जो लगेगा तो इतना बल आघूर्ण लगेगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर थीटा 1 को हम 90 ले लेते हैं और थीटा 2 को थीटा ले सकते हैं, तो यानी कि इस लंबवत पोजीशन से घुमाने में, यहाँ पर ऐसे घुमाने में, थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, माइनस का MB cos थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस M डॉट B, जैसा कि हमने वैद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा था P डॉट E। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति में क्या उतना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। और जब r मच ग्रेटर देन l होगा, जब r जो होगा मच ग्रेटर देन l है, तो अक्षीय स्थिति में हमारा सूत्र बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब r बहुत बड़ा होगा l से, तो हमारा सूत्र बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। चैप्टर नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 क्या है, चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो चुंबक की ओर थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक से दूर थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। चुंबकीय प्रेरण B क्या होता है, तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, बाहर से कोई क्षेत्र लगा रखा है, तो इसके अंदर कितनी फ्लक्स रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, उन पूरों की संख्या को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकन तीव्रता I क्या होती है, इसके अंदर ढेर सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, उनमें से कितने डाइपोल जो हैं प्रति एकांक आयतन में मौजूद हैं, वही उसे क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण जो होता है हमारा क्या कहलाता है, एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण हमारा कहलाता है चुंबकन तीव्रता। तो जितना ज़्यादा चुंबकन होगा उसकी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये मैग्नेटाइजेशन था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, यानी कि एक तरीके से फोर्स है। बाह्य क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा पदार्थ का ज़्यादा चुंबकित हो जाएगा। तो जो B होगा, यानी कि पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा और मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि जितने ज़्यादा अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे और जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो उतनी ही ज़्यादा फ्लक्स रेखाएं होंगी। तो B बराबर हो जाता है म्यू नॉट H प्लस आई, तो यहाँ से H निकाल सकते हैं, B बटे म्यू नॉट माइनस आई। निर्वात में I का मान होता है हमारा 0। इसका मात्रा कितना होता है, चुंबकीय तीव्रता कैपिटल H का मात्रा होता है एम्पियर पर मीटर या ऑर्स्टेड। चुंबकशीलता मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू बराबर होता है B/H, इसका मतलब होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सापेक्ष चुंबकशीलता रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू बाई म्यू नॉट, पदार्थ की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम कहते हैं। तो इसको B बटे B नॉट भी कर सकते हैं, पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र और बटे निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र, रेखाओं की संख्या उसका अनुपात निकाल लेंगे तो हमको म्यू आर मिल जाएगा। अगर म्यू आर लेस देन 1 है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 है तो अनुचुंबकीय है, और म्यू आर बहुत ज़्यादा है 1 से तो ये लौह चुंबकीय हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पदार्थ के अंदर B का मान घट रहा है तो वह प्रतिचुंबकीय होगा, और अगर अंदर बढ़ रहा है तो अनुचुंबकीय हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर वो लौह चुंबकीय हो जाएगा। आगे देखते हैं चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय सुग्राहिता I प्रोपोर्शनल होता है H के, तो यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो I बराबर हो जाएगा काई M, तो काई बराबर हो जाएगा I/H। तो काई बराबर अगर 0 है तो वो निर्वात हो जाएगा, क्यों, क्योंकि निर्वात में I का मान होता है 0। काई M ग्रेटर देन 0 है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, तो मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, और कुछ हो जाता है तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और अगर X
काई एम जो है लेस देन 0 हो गया, यानी कि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घट गई हैं, तो फिर हमारा चुंबकीय शुक्रायिता नेगेटिव हो जाएगी, तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो इनके लिए यानी कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के लिए जो काई एम होता है वो कैसा होता है, एक नियतांक होता है और लीनियर होता है। लेकिन अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थ में देखेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं होता है और इसका मान जो होता है नॉन लीनियर होता है, यानी अरैखिक होता है। सीधी सी बात है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। अगर इनमें इन दोनों पदार्थों के लिए हम म्यू आर चुंबक सापेक्ष चुंबकशीलता रिलेटिव परमिएबिलिटी और चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध ज्ञात करें तो म्यू आर बराबर होता है 1 + काई एम। ये सूत्र जो है आपका 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं इकाई 4। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बी बराबर होता है बी डॉट ए। जैसे विद्युत फ्लक्स था ई डॉट ए, ये बी डॉट ए है, तो बी ए कॉस थीटा। मात्रक हो जाएगा टेस्ला इसका और मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को हम वेबर कहते हैं। सीजीएस मात्रक होता है इसका मैक्सवेल, और वेबर जो होता है मैक्सवेल से बहुत बड़ा मात्रक है, तो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है 1 वेबर। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के समय परिवर्तन की दर को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऋजुरेखी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये एक तार है और इस चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है v वेग से, तो उस पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, v बराबर उत्पन्न हो जाएगा EVL, जबकि E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यहाँ पर E क्या था, प्रेरित विद्युत वाहक बल था। हम इसको वैसे चाहें तो इस वाले E से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रेरित धारा की दिशा अगर हमको इसमें ज्ञात करनी है तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, और दाएं हाथ के नियम में क्या करेंगे, जो अंगूठा है वो V की दिशा में और ये तर्जनी जो है हम चुंबकीय क्षेत्र दिशा में लगाएंगे, तो जो बीच वाली उंगली होगी वो प्रेरित धारा की दिशा को बता देगी। तो अगर इसमें हम लगाएंगे तो हमको ऐसा लगाना पड़ेगा कि अंगूठा देखिए, इसमें देखो इस वाले में अंगूठा यहाँ जा रहा है तो अंगूठा यहाँ रख दिया है, और जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की ओर ऐसे, तो देखो ये वाली उंगली इधर की ओर जा रही है। ऐसे अगर देखेंगे तो हमारी इस वाले चालक में जो धारा बहेगी वो इस दिशा में बहेगी। आगे देखते हैं, अगर हमको एक रॉड ले लें और चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं नीचे है, और इसको ओमेगा कोणीय वेग से अगर घुमाएंगे तो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर। आगे देखेंगे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण की गणना क्या होती है कि जो एक ही कुंडली में जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, यानी कि उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो उसी के अंदर एक ऐसी धारा उत्पन्न हो जाती है जो इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो यानी कि जो फाई बी होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई के। तो आई जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा, तो एन फाई बी बराबर हो जाएगा एल आई। एल ही हमारा क्या स्वप्रेरण गुणांक है, तो एल बराबर हो जाएगा एन फाई बी बटे आई। मात्रक इसका कितना होता है, हेनरी होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो ई बराबर होता है माइनस एन डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। फाई बी की जगह हम क्या रख देंगे, फाई बी बराबर हो जाएगा हमारा एल आई बाई एन, तो यहाँ पर रख देंगे। तो एल हमारा क्या आ जाएगा, एल जो होता है हमारा बाहर आ जाएगा, तो एन एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल बराबर हो जाएगा माइनस ई डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, एन बराबर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया है। तो जब धारा परिवर्तन की दर एकांक होगी तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमारा क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। आगे देखें हैं, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है। समतल कुंडली इस तरीके से दी गई है, इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र होता है n टाइम्स म्यू नॉट आई बटे 2r। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, b इंटू ए, इसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर, r से r कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा। l बराबर होता है n फाई बाई आई, इसी में i से मल्टीप्लाई कर दें, भाग कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा इसका स्वप्रेरकत्व मिल जाएगा। आगे देखते हैं, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या हो जाता है। तो लंबी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई होता है। आई का मान हो जाता है कैपिटल N बाई एल। फाइव में बी ए से मल्टीप्लाई करा देंगे और आई से भाग कर देंगे तो हमको ये वाला सूत्र मिल जाएगा। तो वैसे याद कर सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। क्रोड रख देंगे तो म्यू आर यानी कि उसकी सापेक्ष चुंबकशीलता से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो स्वप्रेरकत्व गुणांक हो जाएगा और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कुंडली में संचित ऊर्जा होती है W बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे संधारित्र में होती थी हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पर होती हाफ एल आई स्क्वायर।
प्रेरकों का संयोजन, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बिल्कुल स्प्रिंग की जैसा जुड़ जाएगा या रेजिस्टेंस की तरह जुड़ जाएगा, L1 + L2 हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/L बराबर 1/L1 + 1/L2 हो जाएगा। अन्योन प्रेरकत्व की बात करेंगे तो एक कुंडली यहाँ पर है, इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें फेरों संख्या N1 है। दूसरी कुंडली इसमें फेरों संख्या N2 है और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमारा E2 होगा। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा -m ΔI/ΔT, यानी कि प्रथम कुंडली में जो धारा परिवर्तन हो रहा है उसके समानुपाती होता है। तो N∅2 दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक फ्लक्स में परिवर्तन पहली कुंडली में धारा के समानुपाती होता है। तो N2∅2 बराबर हो जाएगा MI1, तो M बराबर हो जाएगा N2∅2/I1, तो M बराबर हो जाएगा यहाँ पर I1 और लिख लेंगे तो M ΔI1/ΔT ये। तो यहाँ पर अन्योन प्रेरण गुणांक हो जाएगा, अगर इस प्रथम कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो दूसरी कुंडली पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को इसका अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब अगला है हमारा दो समाक्ष कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक। दो समाक्ष कुंडलियां कैसी होंगी, एक कुंडली ये है और इसी के ऊपर एक कुंडली इस तरीके से, इन दोनों की अक्ष सेम है तो इसी को सम अक्ष कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो B1 पहली कुंडली के कारण यानी कि सोलेनॉइड है तो μ0 N1I1 हो जाएगा। ∅2 दूसरी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ∅1 × A2 हो जाएगा और तो M बराबर कितना हो जाएगा N2∅2/I1 से भाग कर देंगे और N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा μ0 N2 स्मॉल n1 × A2। तो ये हो गया हमारा प्रेरण। अब हम चलते हैं चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा की ओर। प्रत्यावर्ती धारा AC, तो ये हमारी डीसी करंट है, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि समय के साथ जो धारा परिवर्तित होती है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, फाई बराबर हो जाएगा BA cos ωt, इसका d∅/dt निकालेंगे -BA ओमेगा आगे आ जाएगा और ये sin ωt हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है -n d∅/dt, d∅/dt यहाँ से रख देंगे तो n BA ωt आ जाएगा या E बराबर E0, ये हमारा क्या है E0 है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज व धारा I बराबर लिखेंगे I0 sin ωt और V बराबर V0 sin ωt। I जो है ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा है, V0 और I0 जो है शिखर मान कहते हैं इसको, ओमेगा को कोणीय आवृत्ति कहते हैं और ωt इसकी जो होती है कला होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र के लिए यानी कि एक चक्र कितना होता है 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में औसत मान होता है 0। और अगर अर्ध चक्र की बात करेंगे तो I0 π/2 से भाग कर देंगे तो 2I0/π हो जाएगा। तो ये अर्ध चक्र में आ गया। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है पीक करंट का y√2, तो I0/√2 और V RMS हो जाएगा V0/√2। प्रत्यावर्ती धारा व विभव में कलांतर, तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो गई, ये V है और डैश से दिखाया गया वो धारा है, तो इन दोनों में कलांतर कितना है 0 है। और इसमें अगर देखेंगे कितना है कलांतर, यहाँ पर ये विभव हो गया और धारा आगे निकल गई है, तो इनमें कलांतर कितना हो जाएगा फाई का कलांतर आ गया है। तो यहाँ पर जो धारा है वो वोल्टेज से फाई अग्रगामी है, तो इसको अग्रगामी कहा जाता है। देखो धारा पहले ही महत्तम इसी बिंदु पर t बराबर 0 पर धारा का मान ज़्यादा है, वोल्टेज का मान कम है, इसका मतलब धारा कैसी है अग्रगामी हो गई है। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में इतना, यही हमारा क्या होता है फाई कलांतर होता है। यहाँ पर देखेंगे t बराबर 0 पर V तो 0 है लेकिन I माइनस में चली गई है, तो धारा का वोल्टेज का मान ज़्यादा है, तो यहाँ पर कहेंगे धारा जो है वोल्टेज से पश्चगामी है। इसके बाद देखते हैं कला समंजक तथा कला आरेख फेजर। तो यहाँ पर ये है हमारा V0 sin ωt और फाई कर देंगे तो ये हो जाएगा V0 sin ωt प्लस फाई, टोटल कोण कितना हो जाएगा ωt प्लस फाई। यहाँ पर अगर बात करें तो V0 sin ωt माइनस फाई है, और जबकि ये कितना है हमारा, ये अगर इसको V0 sin ωt मानते हैं और ये फाई है तो इतना कोण कितना हो जाएगा V0 sin ωt माइनस फाई हो जाएगा। दरअसल ये कोण ये वाला होना चाहिए था, फाई ये नहीं होना चाहिए था, तभी तो हम इसमें लिखेंगे ωt माइनस फाई, ये वाला कोण इतना आ जाएगा हमारा। ठीक, अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। तो जब केवल R होगा, जब केवल R है रेजिस्टेंस है, तो इसमें V0 और I0 सेम कला में होते हैं। देखो ये हमारा ग्राफ बन गया। जब प्रेरण है तो याद रखना प्रेरण यानी कि केवल L लगा है, तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है अग्रगामी होती है, पश्चगामी होती है।
जो वोल्टेज होता है वो आगे जाएगा और जो धारा है वो पीछे रह जाती है। इसको ऐसे याद रखेंगे, यहाँ से V और I जा रहा है तो V तो वेरी फास्ट है तो सीधे निकल गया डायरेक्ट, लेकिन I जो है वो घूम घूम के जा रही है ऐसे, तो उसको टाइम लग गया तो पश्चगामी रह गए। तो याद रखना है कि जो प्रेरण होता है, कुंडली होता है, उसमें जो AC करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाती है, यानी कि पश्चगामी होती है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर अगर केवल हमारा कितना लगा है, केवल धारिता है। जब केवल धारिता है तो यहाँ पर AC करंट जो है पहले निकल जाएगी, वोल्टेज पीछे रह जाएगा, तो यहाँ पर AC करंट अग्रगामी हो जाती है। अब थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। अगर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि पश्चगामी रह गई है। और I नॉट का मान कितना हो जाएगा, V नॉट बटे ओमेगा L, और ओमेगा L को ही XL कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। इसका मात्रा क्या होगा, ओम होगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें केवल धारिता है इसमें, तो V नॉट साइन ओमेगा टी और ये प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा इतना क्योंकि ये अग्रगामी हो गई है, और कालांतर माइनस पाई बाई 2 का आएगा। तो इसमें देखो यहाँ पर इस तरीके से दिखाइए, V नॉट है और ये I है, और I नॉट का मान हो जाएगा V नॉट बटे XC, तो V नॉट ओमेगा C। अब देखते हैं जब इसमें L और R परिपथ हो तब क्या होगा, तो V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर हो जाएगा I नॉट माइनस फाई। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो धारा से फाई कोण अग्रगामी होगा, और फाई का मान कैसे निकालेंगे, फाई बराबर हो जाएगा VL बटे VR, यानी कि IXL बटे IR, यानी कि XL बटे R, प्रेरण प्रतिघात बटे रेजिस्टेंस। इसकी प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे, Z बराबर हो जाएगा अंडर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। C और R परिपथ है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर VC होगा, यहाँ पर VR होगा, तो V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर जो करंट होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ा है, कैपेसिटेंस जुड़ा, और हमें पता है कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज होता है वो पीछे रह जाता है और धारा आगे निकल जाती है। अब फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स XC बाई R, तो tan इनवर्स 1 ओमेगा सी आर। अगर आपसे कोई पूछे 1 ओमेगा सी आर का मात्रक क्या होगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसकी प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा अंडर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम देखते हैं R, L व C परिपथ, तो L और C में क्या हो जाएगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। से प्लस माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि इन दोनों में जो प्रतिरोध होता है, देखिए यहाँ पर अगर VL ज़्यादा है और VC कम है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर VL छोटा है और VC कम है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर गेम चल रहा है। कुछ भी हो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और Z बराबर कितना हो जाएगा IXL डिफरेंस IXC, लेकिन इसको अगर हम मॉड ले लेंगे तो ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C आ जाएगा। तो ये सब ये क्या आ गया, हमारी प्रतिबाधा आ गई है। अब हम देखते हैं अनुनादी परिपथ, जब XL प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो जो परिपथ का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिबाधा होती है, वो 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC, तो ओमेगा बराबर 1/√LC। यही हमारी क्या है, अनुनादी आवृत्ति हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं LCR पर जब तीनों जुड़े होंगे तो V बराबर हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा हो जाएगी ZR स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कलांतर कितना आ जाएगा, फाइनल विभवांतर और धारा में tan फाई बराबर XL माइनस XC बाई R। अब XL और XC के मान पर निर्भर करेगा कि फाई धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो XL और XC, XL बड़ा हो अगर XC से इसका मान धनात्मक होगा, इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। XL अगर XC से छोटा है तो फाई नेगेटिव आ जाएगा, तो वोल्टेज जो होगा वो धारा से 90 फाई कोण जो होता है पश्चगामी रह जाएगा, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो समान कला में होगा। इसी को अनुनादी दशा कहते हैं, और अनुनादी दशा में हमको इतनी आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो P बराबर होता है I इंटू V, ये किसके लिए होता है, DC के लिए। अब हमें पता है जब AC करंट के लिए DC का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं IRMS। तो IRMS मान क्या होता है, AC करंट के लिए DC के संगत मान, इसीलिए इसको हम आभासी मान कहते हैं। तो AC का आभासी मान अगर पूछा जाएगा तो आपसे क्या निकालना है, आपको निकालना है रूट मीन स्क्वायर करंट या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो P बराबर हो जाएगा IRMS VRMS cos फाई। वाट हीन धारा का होती तो cos फाई को हम कहते हैं शक्ति गुणांक। अगर शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो हम इसको कहते हैं वाट हीन करंट। ऐसा कब होगा, जब फाई का मान 90 होगा। तो 90 कहाँ पर होता है, शुद्ध L परिपथ हो, शुद्ध C परिपथ हो या LC परिपथ हो। तो इस दशा में जो फाई होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो हमारा जो फाई हो जाएगा वो 0 cos फाई 0 हो जाएगा। तो
जो वोल्टेज या पावर लॉस है वो जीरो हो जाएगा। तो जब पावर लॉस जीरो होता है तो उसी को हम कहते हैं वाटहीन, उसमें वाटहीन धारा, कि उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल देता है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च में बदल देता है। कम को ज़्यादा कर देगा और ये ज़्यादा को कम कर देगा। ये स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है। तो इसमें क्या बनाएंगे, इसमें पहली प्राइमरी कुंडली या सेकेंडरी कुंडली। तो प्राइमरी कुंडली में मोटा तार लगाएंगे और कम फेरे होंगे, द्वितीय कुंडली में पतला तार होगा और ज़्यादा फेरे होंगे। इसमें धारा, इसमें फेरे हैं NP, धारा IP और वोल्टेज VP है। इसमें धारा IS, वोल्टेज VS और फेरे NS है। ऐसे ही इसमें भी है। अब इनमें संबंध क्या होता है कि द्वितीयक कुंडली में जो शक्ति होती है वो प्राथमिक कुंडली में शक्ति के बराबर होती है, तो इनका अनुपात बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपने EMF जो यहाँ पर आरोपित किया है और यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा उनका अनुपात बराबर, जितना वोल्टेज आपको यहाँ प्राप्त हुआ है इनके सिरों पर उसका अनुपात, और इसमें फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ये बराबर होती है। इसी को हम कहते हैं R परिणमन अनुपात। अगर धारा आपसे पूछ ले तो कभी कभी धारा भी दे देता है, तो VS बटे VP बराबर होता है, उल्टा हो जाता है IP बटे IS। ये कहाँ से आया है, क्योंकि शक्ति से अगर हम रखेंगे तो VP इंटू IP बराबर VS इंटू IS। इसका अनुपात निकालेंगे तो VS बटे VP बराबर हो जाएगा, VS बटे VP बराबर हो जाएगा IP बटे IS। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया है उससे कितने गुना यहाँ पर हमको प्राप्त होगा, या यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया है वो कितने गुना यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रत्यावर्ती धारा को भी समझ लिया है। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहला सब कंसेप्ट है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा क्या होती है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को हम कहते हैं विस्थापन धारा। किसने दिया था, मैक्सवेल ने, तो इसको मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। तो ID बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। मैक्सवेल के समीकरण 4 समीकरण है और पूछ लिया जाता है। तो विद्युत का गॉस का नियम E डॉट DA बराबर Q0 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पहला नियम है। फिर चुंबकत्व का गॉस का नियम क्या होता है, B डॉट DA बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय आवेश होता है वो हमेशा पेयर में पाया जाता है, प्लस और माइनस एक साथ। तो प्लस और माइनस को जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, 0 है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम क्या होता है, फैराडे का नियम क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में समय परिवर्तन की दर का ऋणात्मक कर देंगे तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, या E डॉट DL बराबर माइनस d∅B बटे dt। एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम क्या कहलाता है, B डॉट DL बराबर होता है म्यू नॉट I प्लस ID। ID किसने जोड़ा था, ये देखो यहाँ तक जो समीकरण दिया था ये एम्पियर ने दिया था, और इसमें ID किसने जोड़ दिया था, मैक्सवेल ने जोड़ दिया था। आगे देखते हैं इसमें मुक्त आकाश में E और B के परिणामों के बीच में संबंध। तो मुक्त आकाश में जो देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है ये E है और इधर की ओर B है। थोड़ी देर बाद जो E है वो नीचे चली गई है और B उस तरफ चली गई, तो इस तरीके से ये परिवर्तित हो रही है। तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये धन एक्स अक्ष की ओर जा रही है, और अगर यहाँ प्लस होता तो ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर जा रही होती। इसके कंपन कहाँ पर है, एक y की ओर है तो b का z की दिशा में होगा। जब ये x दिशा में जा रही है तो e हमको y दिशा में ले लेना है और b z दिशा में ले लेना। हम चाहते तो b को यहाँ पर ले सकते थे और e को हम z दिशा में भी ले सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर k जो होगी तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है, 2π/λ। कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 2π/t यानी कि 2πf। तरंग चाल कितनी होती है, ω/k। यहाँ पर जो है ओमेगा और k इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तरंग चाल मिल जाएगी। ओमेगा और k के मान यहाँ से जब रखेंगे तो हमको मिलेगा λ/f यानी कि c। और c बराबर कितना होता है, E0 बटे V0। इन दोनों का जो शिखर मान है, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मान का अनुपात ज्ञात करेंगे तो वो भी हमारा किसके बराबर होता है, चुंबकीय प्रकाश की चाल के बराबर हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व की बात करें तो UE बराबर होता था 1/2 ε0 E RMS स्क्वायर।
क्योंकि हमने पढ़ रखा है संधारित्र में ऊर्जा कितनी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ई वो था कांस्टेंट करंट, लेकिन यहाँ पर तो प्रत्यावर्ती है, यानी कि देखो ये बदल रही है। बदलने वाली करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई आर एम एस वैल्यू यूज करते हैं। तो ई आर एम एस हमने यहाँ पर रख दिया है और बी आर एम एस यहाँ पर रख देंगे। तो बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट। तो कुल ऊर्जा घनत्व तुम्हारा कितना हो जाएगा, कुल ऊर्जा घनत्व हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यू ई प्लस यू बी। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर प्लस 1/2 बी आर एम एस स्क्वायर बटे म्यू नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। अगर हम देखेंगे तो ये दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं, ये दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए इसको हम 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम u को क्या कर सकते हैं, u को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या 2 टाइम्स 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप इसको सिद्ध भी कर सकते हो। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि जो प्रकाश हम देखते हैं वो तो दृश्य प्रकाश है यहाँ पर। तो इसके इस तरफ भी और इसके इस तरफ भी ढेर सारी तरंगे होती हैं, उनके नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दृश्य और दृश्य के बगल में क्या होता है, इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड के बगल में हमारा क्या है, माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगों के बगल में है रेडियो तरंगे। और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट और इसके बगल में एक्सरे तरंगे और इसके बगल में हमको मिलेगी गामा तरंगे। अब ये किस रूप में हमको रखा गया है, यहाँ पर हम देखेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ तो जैसे हम यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी बढ़ने लग जाएगी। यहाँ से जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी हमको बढ़ती मिलेगी, लेकिन आवृत्ति हमारी क्या होगी, आवृत्ति हमारी घटती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर जाएंगे तो आवृत्ति जो है हमारी घट जाएगी। यहाँ पर आवृत्ति ज़्यादा है, यहाँ पर आवृत्ति घट जाती है। तो इस तरफ ऊर्जा ज़्यादा है, इस तरफ ऊर्जा सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली तरंगें होती हैं गामा, फिर एक्स, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर दृश्य, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो और उसके बाद फिर रेडियो मिलेगा। तो इस बार एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो गामा तरंगे, इनकी तरंग दैर्ध्य होती है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 के बीच में, यानी कि नाभिक की कोटि की होती हैं। तो नाभिक से ही गामा किरणें निकलती हैं। एक्सरे किरणें होती हैं जो परमाणुओं में जो ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है उससे होता है। तो 10⁻13 से 10⁻8 मीटर की कोटि का रहेगा। अल्ट्रावायलेट होगा 6 × 10⁻10 से 10⁻7। विजुअल 4 × 10⁻7 से 7 × 10⁻7। नैनोमीटर में याद करेंगे तो 420 नैनोमीटर जो होती है ब्लू लाइट होती है और 600 नैनोमीटर जो होती है वो रेड लाइट होती है। फिर इसके बाद नीचे जाएंगे इंफ्रारेड में हो जाएगा, इससे और कम हो जाएगा 7 × 10⁻7 से मिलीमीटर की कोटि तक। तो 0.000 mm से 0.0 mm से 1 mm के बीच में अगर आप लिखोगे तो इंफ्रारेड मिल जाएगा। और 1 मिलीमीटर के आसपास 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर के आसपास की कोटि को देखो, मतलब कुल मिलाकर अगर मिलीमीटर की कोटि रख दोगे तो आपको माइक्रोवेव की तरंगों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। रेडियो की बात करेंगे तो आपको 1 सेंटीमीटर से लेकर के लगभग 0.1 सेंटीमीटर से 10 किलोमीटर तक जो आपको क्या मिलेगा, आपको रेडियो की तरंगें मिल जाएंगी। अब हमने यहाँ पर इसको सभी, अब इसमें अगर हमसे पूछ लिया है इनके गुण क्या होते हैं, तो सभी तरंगें जो होती हैं निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण, ये सभी घटनाएं सारी तरंगें प्रदर्शित करती हैं। इसको याद करने का तरीका ये रहेगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। देखो यहाँ पर G से हम लिख देंगे गुड और X को एक्स यू वी। तो एक्स यू वी क्या होती है, गाड़ी होती है। एक्स यू वी जो होती है गाड़ी होती है। और यहाँ पर हमने I बना रखा है जो देखने के लिए होता है और यहाँ पर रेडियो है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, गुड एक्स यू वी, देखो आई एम रेडियो। तो आई एम रेडियो, तो आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रो और रेडियो से रेडियो तरंगे। और गुड से यहाँ पर जी याद रखना है, एक्स यू वी से एक्स से हमको एक्स तरंगे और यू वी से अल्ट्रावायलेट और देखो से दृश्य तरंगे। तो इस तरीके से आप ये स्पेक्ट्रम लाइन से याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि इधर से इधर की ओर जब जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ घट रही होगी, ऊर्जा घट रही हो, इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही होगी, फ्रीक्वेंसी घट रही होगी, ऊर्जा भी घट रही होगी। तो इस तरीके से पहले बुक के जितने भी फॉर्मूले थे उनका रिवीजन हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इन सभी जो ये फॉर्मूले हैं इनकी जो PDF है आपको इसी वीडियो के लिंक में यहाँ पर आपको मिल जाएगी।